Hello everyone, welcome to Fill a Form. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो भी क्लास में आते जाएंगे वो अपनी प्रेजेंस शो करते जाएंगे एवरीडे की तरह। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल टाइम से आपके क्लास जो है वो शुरू कर सकूँ। फिर भी हमें 4-5 मिनट 6 मिनट वेट करना पड़ता है सभी बच्चों के आने का। मीला जी गुड इवनिंग। अंजलि जी गुड इवनिंग। थोड़ी देर हम वेट करेंगे, जैसे हम 4 या 5 मिनट 6 मिनट वेट करते हैं सभी के आने का। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि सारे बच्चे आ जाएं। और आपकी जो साइंस की क्लास है वो चंद्रशेखर सर जो हैं वो ले रहे हैं, जिनको भी क्लास करनी है पेपर 2 के लिए साइंस की, वो चंद्रशेखर सर की जो क्लास होती है मॉर्निंग में 10 o'clock उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी सारी जो क्वेरी है आप उनसे पूछिएगा तो वो उनको बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने भी साइंस के लिए थे बीच में भी जो आप लोगों को करवाई थी, तो कुछ पेपर 2 के भी क्वेश्चन थे मैंने ऐड कर दिए थे उसमें। और पेपर 1 का तो आपका है ही पूरा। पेपर 1 का तो ऑलमोस्ट सारा ही मैंने कोर्स में ही करा दिया है। तो जो भी बच्चे जुड़ते जाएंगे वो एक प्रेजेंस अपनी शो करेंगे। प्रतीक्षा जी वेरी गुड इवनिंग। देखिए, शुरू से आखिरी तक क्लास में बने रहने की कोशिश करिए। मैं देखती हूँ कई लोग आते हैं फिर निकल जाते हैं क्लास से, फिर वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो टाइम उसमें भी ख़राब होता है ना। तो शुरू से आप लोग आखिरी तक कोशिश करिए कि जुड़े रहेंगे। थोड़ा बहुत तो हम कोई कुछ पूछता है तो वो हमें बताना ही पड़ता है, तो रुकना ही पड़ता है। और शुरू के 5 मिनट तो हमें रुकना ही होता है क्योंकि सभी बच्चों के आने का हम एक बार थोड़ा वेट कर लेते हैं। दीपिका जी वेरी गुड इवनिंग। आई थिंक यू आर न्यू। माही जी गुड इवनिंग। कल क्या हो गया था माही जी, आप क्यों नहीं आए थे कल? अच्छी चीज़ ये है कि आप जब ये हमारी लाइव क्लास जो है वीडियो में कन्वर्ट हो जाती है तो आप उसको एज अ वीडियो देख सकते हैं। जो हमने लाइव क्लास में जो भी पढ़ा है वो सारा कुछ आपको वीडियो के रूप में मिल जाता है। सुमन जी वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चों की संख्या बढ़ रही है। 2 मिनट बस और देख लेते हैं। 6:03 हुए हैं। 6:05 पे हम लोग चालू कर देंगे, ठीक है। सिर्फ 2 मिनट और हम वेट करेंगे बच्चों का, और तब तक थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारी जो सीटेट की टीम है। माही जी खाना बना रही थी, अच्छा लेट हो गया था। ओके, गेस्ट आ गए हैं तो उसके लिए तो आपको मैं समझ सकती हूँ कि दिक्कत होती है, गेस्ट आ जाने से थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो जाती है। इट्स ओके माही जी, नो प्रॉब्लम। तो वीडियो आप देख लेंगे जैसे कभी भी। एक्चुअली जो ये टाइमिंग है हमारी क्लास की, ये थोड़ी सी ऐसी टाइमिंग है कि इस टाइम पे रियली कभी कभी किसी के घर में कोई आ जाते हैं या हमें कहीं बाहर शॉपिंग वगैरह के लिए हम निकल जाते हैं, तो थोड़ी सी टाइमिंग भी इस तरह की है। बट कोई इशू नहीं है, मैंने कभी भी आप लोगों को इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कहा है। बस ये आप कोशिश करिए कि आपकी क्लास मिस ना हो तो आप वीडियो देख लीजिए, है ना। ऑप्शन है आपके पास, अगर आप लाइव करेंगे तो ये है कि अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप तुरंत लाइव क्लासेस में डाउट को पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो में थोड़ा सा ये चीज़ नहीं हो पाता है ना। तो वो आप कोशिश करिए। वेरी गुड इवनिंग दीपक जी। प्रियंका जी गुड इवनिंग। तो कोई बात नहीं है। और अगर आप कहीं चले जाते हैं, कोई आपके घर में आ जाते हैं, तो उनको अटेंड करना भी गेस्ट को हमें ज़रूरी है ना। हम तो सोशल पर्सन हैं,
तो ये सारी सोशल जो ड्यूटीज़ है इसको देखते हुए हमको अपना एजुकेशन करना है। यही तो एक मतलब लेडी जो है, यही सब चीज़ में हम खास हैं। हमको अपने आप में खुद को खास मानना चाहिए कि हम सचमुच खास हैं। हम घर के भी सारे काम देखते हैं और बाहर के भी देखते हैं, प्लस हमारे बच्चों को भी हम देखते हैं। तो पंडित नेहरू जी ने यही कहा था कि अगर घर की स्त्री जो है वो शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित है ना। तो इसलिए जो घर की लेडी होती है उसको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो शिक्षित नहीं है तो उसका पूरा परिवार भी वैसे ही रहेगा, है ना। तो शिक्षा का क्या महत्व है ये बहुत पुराने समय से ही हम देख रहे हैं। मनीष जी, संजू जी, मोहित जी, बलराम जी, कुंदन जी, ज्योति जी, ज्योत्सना जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और अब हम क्लास डिले नहीं करेंगे। अब 6:05 हो चुके हैं। हम एवरीडे 6:05 6 मिनट तक स्टार्ट कर ही देंगे क्लास, ठीक है। तो ये हमारी जो फ्री क्लासेस हैं इसको सब ज्वाइन करें। अपने आसपास में जो है उनको भी बताएं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको थोड़ा लिंक वगैरह शेयर कर दीजिए आप, ठीक है। और ये जो है सिलेबस है हमारा, एक बार इसको गौर से देख लीजिए। सिलेबस में जिनको भी डाउट रहता है वो इसको देख लेंगे। मैं बार बार आपको बताती हूँ कि ये सिलेबस जो है हमारा थीम्स में डिवाइड है। इसमें टोटल मेन 6 थीम्स हैं हमारे, और जो फर्स्ट थीम हमारी है फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके 4 सब थीम्स है। रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके फाइन, सबको क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट फॉर्म चिल्ड्रन शुड बी टॉट अबाउट द एनवायरनमेंट। बालकों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में करवाया जाना चाहिए? एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल, इन बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल फॉर्म, ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। प्रायोगिक उनको कराना चाहिए, सैद्धांतिक रूप से करवाया जाना चाहिए। प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दोनों रूप से कराना चाहिए, ये केवल परीक्षा की दृष्टि से कराना चाहिए। फटाफट आंसर करेंगे इसका। आज मोस्टली क्वेश्चन जो है वो पेडागोजिकल हैं, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी आपके आएंगे, थोड़े बहुत उसमें ऑप्शंस चेंज हैं इसलिए। वेरी नाइस। आप लोग आंसर जो कर रहे हैं मोस्टली सी आंसर कर रहे हैं, एंड सी इज द राइट आंसर। तो इसमें मुझे लग रहा है कि किसी को भी कुछ डाउट नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को कि बच्चों को जो है कुछ प्रायोगिक मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट भी करा सकते हैं, और सैद्धांतिक रूप से थ्योरी तो हमको पढ़ानी ही पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में तो उनको थ्योरी में ही लिखना है। तो हम सिर्फ थ्योरी रूप में या सिर्फ एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में उनको नहीं करा सकते, है ना। तो हमको दोनों चीज़ें लेके चलनी होती है। प्रायोगिक इसलिए कराया जाता है कि वो उनके दिमाग में अच्छे से बैठ सके, और थ्योरिकल इसलिए कराया जाता है ताकि वो उनको लिख सकें। तो दोनों ही फॉर्म में कराना ज़रूरी होता है। और अगर प्रायोगिक नहीं कराया जाएगा, सिर्फ थ्योरी कराई जाएगी, तो बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ रट्टा मारेंगे और उसको जाके वहाँ लिख देंगे, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और प्रायोगिक मतलब एक्सपेरिमेंटल अगर हम किसी तरह से कराते हैं तो वो बच्चों के दिमाग में बैठा रहेगा। तो वो क्या करते हैं, जब सैद्धांतिक रूप से उसको लिखते हैं तो कुछ अपने मन से भी 1-2 लाइन वो लिख सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें जो है, सिर्फ ये क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें जैसे बालकों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में, इसमें पर्यावरण वर्ड एक दे दिया है कि ये ईवीएस के लिए क्वेश्चन हो गया है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो अदर सब्जेक्ट्स में भी दे सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैथ्स में भी ये पूछ सकता है क्योंकि मैथ्स में भी कई तरह के गेम्स के रूप में भी कराया जाता है, जैसे मैंने आपको एबेकस का एग्जांपल दिया था। तो इस तरह से बच्चों को दोनों रूप में ही कराया जाता है, खेल खेल में कराया जाता है, ताकि बच्चे दोनों तरह से सीख सके। अब जैसे साइंस में क्या होता है, कई बार उनको जो हम एनवायरमेंटल पढ़ते हैं वो क्या है, इंटीग्रेटेड है, तो उसमें ज्योग्राफी के भी कुछ पार्ट्स हम देखते हैं, मैप वगैरह भी देखते हैं। तो बच्चों को क्या करते हैं, कई जगह स्कूलों में कैसा होता है कि ज्योग्राफी रूम अलग होता है, एक प्रैक्टिकल रूम, तो वहाँ ले जाते हैं, वहाँ उनको ग्लोब दिखाया जाता है। उसके बाद जैसे सोलार सिस्टम है वो उनको मतलब जो स्मार्ट क्लासेस के थ्रू उनको दिखाया जाता है कि किस तरह से, ये सब एक्सपेरिमेंटल उसमें दिखा सकते हैं। तो ये प्रायोगिक एवं सिद्धांतिक दोनों रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग ट्राई एंड लर्न सेक्शन इन द बुक ऑन एनवायरनमेंट सब्जेक्ट। पर्यावरण विषय की पुस्तक में कोशिश करो और सीखो खंड को शामिल करने का उद्देश्य है, क्या है?
टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग, लेखन कला का विकास करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम कैन बी रिमेंबर्ड, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न याद करवाए जा सके। टू प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। फॉर होमवर्क पर्पस ओनली, केवल गृह कार्य के लिए। आपका टाइम शुरू हो गया। वेरी नाइस, जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं। आंसर मोस्टली सी में आ रहे हैं एंड सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं। मैंने पेडागोजिकल आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं और मैं देख रही हूँ कि इससे फ़ायदा ये हुआ है कि आप लोग के जो आंसर्स आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट सही आ रहे हैं। मतलब जो हमारी प्रैक्टिस हुई है, पिछले जो हम करा चुके हैं क्वेश्चन, उससे आप लोगों को फ़ायदा दिख रहा होगा, है ना। तो इसके बाद हम जो हैं कुछ रिवीजन भी करेंगे। जैसे कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं उसको फटाफट पढ़ेंगे, हमने उसको डिटेल में पढ़ा है। अब मैं आप लोगों को जैसे आगे आने वाला जो वीक होगा उसमें हम क्या करेंगे, बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे। तो क्लासेस प्लीज़ बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और अधिक से अधिक आप लोग क्लास अटेंड करेंगे तो फ़ायदा भी आपको अधिक से अधिक होगा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो इसमें सीखो करो, सिर्फ लेखन कला के विशेष विकास करना तो हमारा एम नहीं है कि सिर्फ बच्चा लिखना ही सीखे, है ना। सिर्फ क्वेश्चन उनको याद करवाना ही हमारा एम नहीं है और केवल उनको होमवर्क देना ही एम नहीं है। उनको ये सारी चीज़ इसलिए कराई जाती है ताकि वो क्या करें, एक प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें। इसलिए उनको कई बार विजिट पे लेके जाया जाता है, कई सारे एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। During the teaching task, the teacher asks imaginative questions to the students in which the purpose of development of which skill is hidden. अध्यापन कार्य के दौरान शिक्षक छात्रों से कल्पनाशील सवाल पूछता है। इसमें किस कौशल के विकास का उद्देश्य छुपा हुआ है? सोशल स्किल, सामाजिक कौशल, लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल, थिंकिंग स्किल, चिंतन कौशल। आंसर देना स्टार्ट करिए। आंसर आने शुरू हो गए हैं। वेरी नाइस। वेरी गुड, आंसर भी सबके ऑलमोस्ट सही आए हैं, किसी ने अभी तक रॉन्ग आंसर नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर, दैट इज डी, ठीक है। क्योंकि बच्चों में क्या होता है, चिंतन कौशल बढ़ता है। अच्छा देखिए, अगर यही क्वेश्चन को मैं ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है। कैसे? मैं इसमें फर्स्ट ऑप्शन रख रही हूँ सामाजिक कौशल, सेकंड ऑप्शन जो है वो रखती हूँ भाषा कौशल, और थर्ड जो है वो मैं रखती हूँ चिंतन कौशल। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है वो मैं रख रही हूँ ये उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, उपयुक्त सभी। क्योंकि तब इसमें आंसर के ज़्यादा नज़दीक क्या हो जाएगा कि बच्चों में सामाजिक कौशल भी बढ़ेगा, भाषा कौशल भी बढ़ेगा और चिंतन कौशल भी बढ़ेगा। तब ऐसी कंडीशन, जब ऑप्शन में इस तरह की कंडीशन आएगी तो आपको ऑप्शन कौन सा चुनना है, उपरोक्त में से सभी, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन अभी हमने क्या किया, इसमें जो आंसर के सबसे नज़दीक था दैट इज चिंतन कौशल, थिंकिंग स्किल, उसको हमने चुना। तो ऐसा नहीं है कि सामाजिक कौशल उनमें नहीं बढ़ता, भाषा कौशल उनमें नहीं बढ़ता, है ना। तो बोलने का भी उनमें विकास होता है, सब चीज़ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़दीक क्या होता है इसका आंसर जो पहुंच रहा है क्वेश्चन के, वो है चिंतन कौशल। क्लियर है आप सभी को? तो ऐसे आपको ध्यान देना है कि कई बार ऑप्शंस के बदलने से आंसर भी बदल जाएगा। फिर आपको लगेगा ना कि अरे मैडम, इसमें तो मैडम ने बताया था चिंतन कौशल, फिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसलिए ये क्लियर करना आपको ज़रूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल मेकिंग अ लेसन प्लान ऑन अ टॉपिक द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, किसी प्रकरण पर पाठ योजना बनाते समय पहला सवाल होगा, क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मटेरियल, शिक्षण सामग्री का चयन,
रिमेंबरिंग द एपिसोड्स, प्रकरण को याद करना। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण करना। मेकिंग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, प्रस्तावना संबंधी प्रश्न बनाना। फटाफट आंसर करते जाइए। इसमें सी और डी थोड़ा सा मिक्स आंसर है, सी भी हैं और डी भी आंसर आ रहा है। ओके, राइट आंसर इज सी। ज्योति जी का डी आया है आंसर, अंजलि जी का भी डी आ रहा है। ओके ठीक है, इसको भी क्लियर करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। रोहित जी का भी डी आ रहा है। दीपक जी का भी डी आ रहा है। बट इसका राइट आंसर जो है वो है सी, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। किसी प्रकरण पर पाठ योजना हम बना रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है, उस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण हमारा काम है। ठीक है, जैसे हम क्लास में जब जाते हैं, सबसे पहली बार जाएंगे तो हम एक लेसन प्लान बनाते हैं कि हमको ये पढ़ाना है, और वो जो चीज़ें हमने बनाई हैं, लेसन प्लान जो हमने बनाया है, उसको बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम उद्देश्य देखते हैं कि हमको ये टॉपिक जो है वो कितने दिन में ख़त्म करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें समझानी हैं, क्या क्या लिखवाना है, किस तरह से टेस्ट लेना है। तो ये उद्देश्य का हम क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो इसमें जो है सी, ज़्यादातर लोगों ने सी ही आंसर किया है, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो उद्देश्य का निर्धारण जो है वो सबसे पहला चीज़ हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण सामग्री का चयन जो है वो बाद में आता है, लेकिन ये चीज़ों को देखिए कि ये सारे हमको देखने से लगते हैं कि सारे ही राइट आंसर है, लेकिन इनमें से कोई एक जो है सबसे नज़दीक होता है। तो यहाँ सबसे नज़दीक आपका क्या है कि उद्देश्यों का निर्धारण, कि हम जो चैप्टर टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं उसका हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कम्युनिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर टीचिंग लर्निंग इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ एट द प्राइमरी लेवल बिकॉज, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि इट इज़ वेरी चीप रिसोर्स, ये बहुत सस्ता संसाधन है। इट इज़ अ रेडिली अवेलेबल रिसोर्स, ये आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इट कंसिस्ट ऑफ कम्युनिटी एंड एल्डरली पर्सन, इसमें समुदाय और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग एंड रियल सिचुएशन, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। आज आंसर आप लोग के जल्दी भी आ रहे हैं, फटाफट आंसर आप लोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, वेरी गुड। और मोस्ट ऑफ द आंसर आज जो है वो राइट आ रहे हैं, ये और अच्छी बात है। तो जल्दी भी आप लोग का आंसर हो रहा है, डी इज़ द राइट आंसर, कोई इसमें शक नहीं है। और बिल्कुल सही, आपने अब जो मेन चीज़ है, क्वेश्चन की मेन चीज़ को आपने पकड़ लिया है, जो मैंने कई बार पहले पहले अंडरलाइन कर करके बताया है आप लोगों को, तो वो चीज़ें आप अब पकड़ना सीख चुके हैं। और जो रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे उनको फ़ायदा यही मिलता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों को क्या होता है कि वास्तविक स्थिति उनको समझने का अवसर उपलब्ध कराता है, कि हम अपने जीवन में जो कर रहे हैं वही हम क्लास में सीख भी रहे हैं, तो वो उस चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं रियल सिचुएशन को समझते हुए। ठीक है, क्लियर है सभी को? वेरी गुड, राइट आंसर है ऑलमोस्ट सभी के, किसी ने गलत तो नहीं किया है अभी तक। गुड, वेरी गुड। Which of the following should not be done by the EVS teacher while assessing students? शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना।
मोस्ट ऑफ द आंसर इज सी एंड राइट आंसर इज ऑल्सो सी. वेरी गुड. तो आप लोग सही चीज को अब समझ चुके हैं. ये रिपीटेड क्वेश्चन था, ये मैं पहले करा चुकी हूँ और मैं ये देखना चाह रही थी कि आप लोगों को कितना याद है. आज कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कुछ ऑप्शंस बदल के क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं. मुझे अलग अलग जो भी क्वेश्चन मिलते हैं 2-4 ऑप्शन चेंज के साथ उसको मैं फिर से ऐड करती हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन क्या करते हैं, घुमा फिरा करके आपको दिए जाएंगे. ठीक है. और इनमें से कई क्वेश्चन आपको अदर सब्जेक्ट में भी मिलेंगे. तो आपकी तैयारी जो है ये सिर्फ ईवीएस के लिए नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी हो जाएगी. उसमें जो पेडागोजिकल क्वेश्चन आएंगे उनको भी आप इसी को बेस मान करके सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर आपने ध्यान से देखा है और सीडीपी की क्लास अगर अटेंड करी है आपने रेगुलर, तो भी आप बहुत सारी चीज़ें इजीली इसमें से आंसर्स निकाल लेंगे. तो बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर जो ध्यान केंद्रित करता है, ये टीचर का जो है, किसी भी शिक्षक का, किसी भी सब्जेक्ट का वो शिक्षक हो या शिक्षिका हो, तो उसका काम क्या होता है कि वो बच्चों के हर कार्य को जो है वो देखे, नज़रअंदाज ना करे. ठीक है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वाइल फॉर्मिंग ग्रुप फॉर एन एक्टिविटी अ सोशल स्टडीज टीचर शुड. अब सोशल स्टडी टीचर इसमें आ गया. किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के टीचर को चाहिए सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियां के समूह अलग अलग हों, उनके अनुसार समूह बनाएं, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित करें. मेक श्योर दैट द ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स सेपरेटेड, मेक ग्रुप्स अकॉर्डिंगली, मेक ओनली 2 ग्रुप्स. और लास्ट वाला है कि एंश्योर पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. आज मैं देख रही हूँ कि पार्टिसिपेशन भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, फटाफट सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है. और लगभग आंसर सबके सही आ रहे हैं. डी इज़ द राइट आंसर. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. बहुत अच्छा, आप लोग का तैयारी चल रहा है. इसी से पता चलता है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान से क्लासेस कर रहे हैं. जो रेगुलर हैं उनके साथ किसी भी तरह का मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट रहेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी समय देते हुए आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है. कई लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता एक्सप्लेनेशन, बोलते हैं मैडम जल्दी करिए जल्दी करिए, लेकिन मैं कभी भी जल्दबाजी में विश्वास नहीं करती हूँ. मुझे लगता है कि भले हम कम पढ़ें लेकिन जितना पढ़ें वो अच्छे से पढ़ के जाएं, है ना. तो ये जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड अभी आपको और भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं, क्योंकि आपने जो मेन चीज़ें हैं उनको समझ ली हैं. ठीक है. वेरी गुड. बहुत अच्छा. किसी का भी आंसर मुझे रॉन्ग नहीं दिख रहा है, सबका आंसर राइट आ रहा है. एक्चुअली हुआ ये है कि जो 7th क्वेश्चन है वो मिसिंग हो गया है. 7th हमारे ऑप्शन में 7th वाला क्वेश्चन जो है वो है नहीं, डायरेक्ट 8 आ गया है. ठीक है. तो आज हमारे टोटल 20 की जगह 19 क्वेश्चन होंगे. आई थिंक गलती से 7th क्वेश्चन जो है इसमें से स्किप हो गया है. ठीक है. तो आज टोटल जो हमारी होगी वो 19 पे होगी, 19 को बेस मानते हुए. ठीक है. तो 6 के बाद सीधे 8 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया. कोई बात नहीं, अब 9th क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू टीचिंग एनवायरमेंटल स्टडीज इन प्राइमरी क्लासेस. ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी क्लासेस की बात हो रही है. प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है. विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों को, सिद्धांतों को रटकर याद करना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता प्रस्तुत करना. ये संबंधित नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा. ये नेगेटिव में है क्वेश्चन. वेरी गुड. आंसर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं फटाफट. बहुत अच्छी बात है. एंड राइट आंसर इज ऑल्सो ए. और आप सभी ने, लगभग सभी ने सही आंसर किया है कि क्योंकि ये नेगेटिव में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है. तो कभी भी बच्चों को रटने का सिद्धांत जो है वो सही नहीं माना गया है. उनको खेल खेल में सिखाने, समझाने और जीवन से उनको रिलेट करना ये सिखाया गया है, किस तरह से वो आसपास के सामाजिक पर्यावरण में रिलेट कर सकते हैं.
माही जी आप ठीक चल रही हैं बिल्कुल। वो शायद लिखने में कुछ गलती हो गई है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों को और सिद्धांतों को रट कर याद करना, ये जो हुआ रटने वाला काम जो है, वो कभी भी हमारा उद्देश्य किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है। ठीक है। सी को एक्सप्लेन करना है, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। यस, बहुत अच्छा दीपक जी, इस तरह से पूछिए आप लोग को जो प्रॉब्लम होती है। देखिए बच्चों में हम क्या करते हैं, हमारा जो उद्देश्य होता है ये तो नेगेटिव में है ना। हमारा उद्देश्य क्या होता है, बच्चों में अधिक से अधिक जो है वो कौशल विकसित करना, जिस भी तरह का डेवलपमेंट हो सकता है वो करना। तो यहाँ क्या लिखा है, सी वाला जो ऑप्शन है, टू डेवलप स्किल्स, मतलब उनकी जो क्षमताएं हैं, कार्य की क्षमताएं या कौशल, उसको कहा जाता है स्किल, उसको बढ़ाना। ठीक है। ऑब्जर्वेशन, वो खुद भी तो ऑब्जर्व करें कि वो क्या कर रहे हैं, उनको खुद को भी तो पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें उनके अंदर बढ़ेंगी कि उन्होंने ये काम सही किया है या गलत। मापन, वो अपने आप को क्या करेंगे, जज भी करेंगे कि हाँ आज मैंने क्या किया, ये गलती करी है तो मुझे 10 में 5 मार्क्स मिले, मतलब मेरे 5 गलतियाँ थी, ये चीज़ होगा। भविष्य कथन, मतलब वो कुछ प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि कल जो है टेस्ट लेंगी ना मैडम, तो मैं इसमें पूरे मार्क्स लेकर के आऊँगा। ये चीज़ें बच्चों में क्या लाती हैं, डेवलपमेंट लाती हैं, मतलब वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं आज ये गलती मैंने की है तो कल मैं ये गलती नहीं करूँगा। तो ये भविष्य कथन भी वो कहते हैं कि मैं कल जो है फुल मार्क्स लेकर के आऊँगा। और वर्गीकरण, मतलब वो क्लासीफाई भी चीज़ों को कर सकते हैं, उनमें ये विकास और कौशल का जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, ये चीज़ें उनमें डेवलप होती हैं। क्लियर हुआ अभी आपको दीपक जी? एक बार थम्स अप शो कर दीजिए। थोड़ा सा दीपक जी के लिए वेट कर लेते हैं, एक बार मुझे बता दीजिए कि क्लियर हुआ है, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ओके फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लेट, मतलब 30 to 40 सेकेंड बाद में मेरे पास मैसेज आता है, मैं पहले बोल लेती हूँ, आपके पास वो बाद में पहुँचता है। ठीक है ना। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टीचिंग एनवायरमेंटल स्टडीज एट द प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्रियाकलाप संचालित करना, कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं मतलब अवधारणाओं को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को जोड़ना। सीखने वालों को मतलब बच्चों की बात की जा रही है यहाँ पे। टेंथ का आंसर करेंगे। ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही आए हैं अभी तक, एंड डी इज़ द राइट आंसर। मुझे लग रहा है आज सबके फुल मार्क्स आने वाले हैं, बहुत अच्छा आज आप लोग कर रहे हैं, और कंट्रीब्यूशन आप लोग का अच्छा है, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा, नाइस क्लास। वैसे तो मेरी एवरीडे ही क्लास अच्छी रहती है, बट बहुत अच्छी क्लास आज चल रही है। वेरी गुड, ऑलमोस्ट एक भी गलत नहीं आंसर आया है, सभी के आंसर बिल्कुल राइट हैं। जरीन जी कोई बात नहीं, आप लेट हो गए हैं तो वीडियो देख लीजिएगा, जो भी लेट हो जाते हैं वो वीडियो देख लेंगे, बट आगे से आप जो है कोशिश करिए कि टाइम पर आएँ। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द ओल्डेस्ट एनजीओ बेस्ड कंजर्वेशन रिसर्च इन इंडिया। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है। साइंस एंड एनवायरमेंटल, CSE सेंट्रल न्यू दिल्ली, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, सलीम अली सेंटर जो है, और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से आपको एक चुनना है। विज्ञान एवं पर्यावरण, ये नई दिल्ली में है, ये जो केंद्र है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई में है। पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास कोयम्बटूर में है। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI।
ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान है ये, ठीक है। और ये आपको बताना है। इसमें थोड़े मिक्स आंसर आ रहे हैं, बट आप लोग को बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जो मुंबई में है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। जिन्होंने में बी आंसर किया है वो सभी राइट हैं। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इसका जो फुल फॉर्म है, और इसको शॉर्टकट में कहा जाता है BNHS, ठीक है ना। बॉम्बे का बी, नेचुरल का N, हिस्ट्री H और सोसाइटी का S, इस तरह से। और ये कहाँ है? बॉम्बे में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको कहीं नोट डाउन भी आप लोग साथ साथ कर रहे हैं, या मतलब शॉर्ट नोट एक बना के रखिए, इन छोटी छोटी चीज़ों का एक अलग बना के रखिए ना, कि ये आपको याद में रहें, क्योंकि बहुत सारे इस तरह से जगह हैं जो हमको याद नहीं रह पाते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI लोकेटेड? मुंबई, पुणे, हैदराबाद एंड कोलकाता। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, पुणे, हैदराबाद या कोलकाता? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहाँ है, इसका मुख्यालय? ट्वेल्थ का आंसर अभी तक नहीं आया, फटाफट आंसर करिए, बहुत लेट कर रहे हैं आंसर। शाहीन जी का आंसर आ गया, और राइट आंसर जो है इसका है डी। आंसर देखने के बाद आप आंसर करेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि गलतियों से हम सीखेंगे, हमें याद रहेगा कि हमने गलती की थी। बहुत लोग ए कर रहे हैं, पर इसका राइट आंसर है डी। अब आंसर देखने के बाद सब आंसर करेंगे तो मैं उसको नहीं मानूंगी, नंबर कट होंगे। जितने लोग आंसर शो होने के बाद आंसर कर रहे हैं सबके नंबर कटेंगे, चीटिंग हो रही है फिर ये, ठीक है, सबकी चीटिंग पकड़ी जा रही है। अब आंसर आने के पहले आपको आंसर करना है। मालती जी गुड इवनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कोलकाता। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसका मुख्यालय जो है, मतलब हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद कई बार नहीं रहती है, बट आप शॉर्ट नोट बनाएंगे तो आपको याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहता है, कई चीज़ें भूल जाते हैं हम। आगे बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन पे। शुड द प्राइमरी लेवल हैव अ गुड EVS कैरिकुलम? प्राथमिक स्तर की अच्छी EVS पाठ्यचर्या में होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव क्वेश्चन है। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न, इनकॉर्पोरेटिव मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन एट एंड द लेसन, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर योर सराउंडिंग, अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान करना, मोर फोकस ऑन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, मोर इम्फेसिस और प्रैक्टिस डेफिनिशन ऑफ टर्म्स, पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर आने लगा, बी इज द राइट आंसर, और मोस्टली बी ही आया है कि अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान करना। तो बच्चों को यही सिखाया जाता है कि आप अपने आसपास में खोजिए और आसपास से ही सीखिए। ये चीज़ को हमेशा क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है, मतलब उसको फोकस किया जाता है कि हाँ बच्चे आसपास से ही सीखें। बिल्कुल सभी का आंसर सही है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप लोगों के आंसर सब सही आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो डेफिनेशन वाली जहाँ बात आ जाएगी है ना, परिभाषा, वो वाला आपका बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर नेगेटिव में ये क्वेश्चन होता तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाता, अगर ये क्वेश्चन नेगेटिव में होता, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following activities is not suitable for making student sanitized about the concept of
ट्री कंजर्वेशन एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। देखिए कौन सा क्रियाकलाप जो है वो उपयुक्त नहीं है, नेगेटिव में क्वेश्चन है। वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना, प्रत्येक छात्र को वृक्ष अपनाकर या लगाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को लकड़ियों के लट्ठों का भंडार दिखाना, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बट बेस वही है सबका। कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है, ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है। राइट आंसर जो है वो है सी। और कई लोग कंफ्यूज हो गए थे, कुछ ने ए किया है, कुछ ने बी भी किया है। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। देखिए यही होता है कि एग्जाम में कई कई बार क्या हो जाता है, आपको नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है इसमें, है ना। तो इसमें है कि अगर हमको ट्री को जो है उसको कंजर्वेशन करना है, पेड़ अधिक से अधिक लगाने हैं, उसके संरक्षण की बात हो रही है, तो क्या करना जो है वो उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। बच्चों को हम लट्ठों का ढेर दिखाएंगे, लकड़ियों के जो लट्ठे होते हैं कटे हुए पड़े हैं उनका ढेर दिखाएंगे, तो वो उससे उनको कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं होने वाला है। वो कुछ कंपटीशन अगर वो फाइट करते हैं कोई भी तरह का, उससे वो क्या करेंगे, कई तरह का नॉलेज गेन करेंगे। जैसे नारा लेखन प्रतियोगिता स्कूल में ये सब अक्सर होता है, तो इससे बच्चे कई चीज़ें खोजते हैं कि हम क्या करें, क्या नया लिखें, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाता है उनको आसानी होती है कई तरह की चीज़ों को जानने में। फिर पोस्टर तरह तरह के वो बनाते हैं, तो इसमें उनको जानकारी मिलती है कि वृक्षों को दिखाया जा रहा है किसी इंसान की तरह कि उसको काट रहे हैं, तो वो वृक्ष क्या कर रहा है, आंसू बहा रहा है, रो रहा है। तो इस तरह से पिक्चर के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिखाई जाती हैं। और प्रत्येक छात्र क्या करते हैं, वृक्ष लगा करके अगर उसकी देखभाल करते हैं तो उनके लिए क्या होता है, वो वृक्ष के प्रति उनका लगाव बढ़ता है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये तो बिल्कुल उपयुक्त क्रियाकलाप है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो सी वाला है, लकड़ियों का लट्ठा जो पड़े रहते हैं उनका भंडार को दिखा के वो क्या समझेंगे, छोटे बच्चे हैं, है ना, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, जुड़ाव उनको वो चीज़ का भी नहीं है। तो वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना मतलब स्लोगन राइटिंग कंपटीशन ऑन ट्रीज, और कंपटीशन फॉर मेकिंग पोस्टर्स ऑन ट्रीज, ये दोनों सही है, ये कर सकते हैं। और उनको इनकरेज करना कि क्या करें, वो तरह तरह के जो प्लांटेशन प्रोग्राम से वो करें, अलग अलग प्लांटेशन करें, उनकी देखभाल करें। लेकिन उनको लॉग्स का जो है, वुडन लॉग्स को दिखाना का कोई औचित्य नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज अल्टीमेटली हार्म द एनवायरमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप अंततः पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। म्यूजिक इन अ हाई लेवल, ऊंचे स्तर में संगीत, प्लांटिंग मोर ट्रीज, अधिक वृक्ष लगाना, पुटिंग सम फिश इन पॉन्ड, तालाब में कुछ मछलियां डालना, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई करना। बहुत इजी है। इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये आंसर बहुत ही इजी है। राइट आंसर जो है वो भी डी ही है, आप लोगों ने डी किया है और राइट आंसर भी डी है। अंजलि जी को मैंने पकड़ लिया है, उन्होंने इसका राइट आंसर नहीं किया है, और प्रिंस जी को भी पकड़ लिया है, उन्होंने भी मिस्टेक करी है। अंजलि जी और प्रिंस जी को क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में बताइए। क्लियर पता चल रहा है, इतना इजी क्वेश्चन मैंने दिया है, मतलब आप लोग क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ते नहीं हैं। पढ़िए ढंग से। ऊंचे स्तर में संगीत सुनने से पर्यावरण को क्या हानि पहुंचेगी, जरा मुझे बताइए।
अगर हम लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं तो उससे पेड़ पौधों को क्या नुकसान हो जाएगा। और सी डाला हुआ है ऑप्शन, किसने डाला था, रुकिए देखते हैं हम। सी ऑप्शन भी डाला हुआ है किसी ने, अभी मैंने पढ़ा था, तो सी ऑप्शन भी इसमें नहीं होगा। तो सी ऑप्शन, तालाब में कुछ मछलियां डालने से क्या पर्यावरण को हानि पहुंचेगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीधे सीधे है जंगलों की कटाई, है ना। डिफॉरेस्टेशन हम करेंगे तो उससे क्या होगा, पर्यावरण को अंततः हानि ही पहुंचनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टोरीज आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस प्राइमरी क्लासेस, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज लीस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर स्टडी टेलिंग इन ईवीएस क्लासरूम। देखिए, कम उपयुक्त कारण पूछा जा रहा है, ठीक है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियां महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। नेगेटिव में है क्वेश्चन। कहानियां अनेक विषय को छूती हैं, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं में संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। इसमें कोई एक ऐसा है जो इससे रिलेट नहीं कर रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है सी। सी इज़ द राइट आंसर। और इसमें भी कई लोगों के मिक्स आंसर आ रहे हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है एक्चुअली, थोड़ा समय लगता है पढ़ने में, है ना। तो लंबे क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा उनको पढ़ने में समय लग जाता है, तो कई बार हम आंसर गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। ये चीज़ें होती हैं और ये एग्ज़ाम में भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो लंबे क्वेश्चन रहेंगे और ये नेगेटिव जहाँ आ जाता है ना, तो थोड़ा सा चूज़ करने में भी हमें दिक्कत होती है, ये परेशानी आती है। देखिए, सबसे कम उपयुक्त कारण पूछा है, सबसे उपयुक्त कारण नहीं पूछा है। तो कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में क्या सहायता करेंगी, आप खुद सोचिए। कहानियाँ सुनाएंगे तो उसमें कक्षा प्रबंधन का क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, है ना। कहानियाँ अनेक विषयों को क्षेत्रों को छूती है, बिल्कुल। कई सारी कहानी जो एक दूसरे से रिलेट करती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में वो कहानियाँ रिलेट करेंगी। कई बार कहानियों में क्या होंगे, व्यक्तियों के अनुभव शामिल होंगे, ये भी सही है। और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं में संबंध जोड़ने के लिए भी उपलब्ध कराती हैं, क्या, संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। मतलब एक हमको वो क्या देती हैं, कॉन्सेप्ट देती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये प्रबंधन क्लासरूम मैनेजमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब जैसे पीटी की क्लासेस होती हैं, ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे रही हूँ कि जैसे पीटी की क्लासेस होती हैं बच्चों की, तो उनमें बच्चों को क्या कराते हैं, पीटी करवाया जाता है। तो उनको सबसे पहले बोलते हैं कि आप सावधान की मुद्रा में खड़े होइए, विश्राम करिए, ठीक है। तो अटेंशन पोजीशन में स्टैंडर्डाइज अटेंशन ये कहा जाता है। ये उनको क्या करते हैं, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ जाकर के वो डिसिप्लिन सीखते हैं। वहाँ कोई स्टोरीज नहीं सुनाई जाएगी, वहाँ पे सिर्फ क्या कराएंगे, उनको जो है सिखाया जाएगा काम के माध्यम से, कि आपको पीटी में ये अलग अलग जो है एक्शंस होंगे वो उनको याद कराया जाएगा, लेकिन बोल करके नहीं, उनको खुद करवाया जाएगा। तो वहाँ कोई कहानी का रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कहानी जब क्लास में किसी तरह की सुनाई जाती है तो वहाँ पे मैनेजमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ पूछना है इसमें, मैंने एक बार क्लियर तो कर दिया है। इसका आंसर जो है वो सी है, क्योंकि कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं ऐसा नहीं होता है। तो सबसे कम उपयुक्त यही कारण होगा, ठीक है। तो ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं, थोड़ा बता दीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्लियर है ना, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज लैंग्वेज यूज्ड इन द टेक्स्ट बुक। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए। मतलब जो पर्यावरण किसी भी पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त जो भाषा होती है, भाषा कैसी होनी चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन में अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है कि किसी भी बुक की जो टेक्स्ट बुक जो होती है उसमें लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए। शुड बी ड्राई मतलब रूखे,
बच्चों को समझने में कठिन होनी चाहिए, और वो डेफिनेशन को बल देती हुई, परिभाषाओं को बल देती हुई औपचारिक बनाई जानी चाहिए, टेक्निकल और फॉर्मल होनी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, या बी रिलेटेड टू चाइल्ड डे टू डे लैंग्वेज, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। बहुत इजी आंसर है इसका। ये एक टेक्स्ट बुक की बात की जा रही है, जो बच्चों की लैंग्वेज किस तरह से उस बुक में होनी चाहिए। इसमें भी सबका आंसर सही आना चाहिए, और राइट आंसर सबका आया है कि डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। कुछ इजी क्वेश्चंस भी मैंने लिए थे, पर आप देख सकते हैं कई लोग सोच रहे होंगे अरे मैडम ने बहुत इजी क्वेश्चन ले लिया है, पर आप ये भी देख रहे हैं साथ साथ कि इजी क्वेश्चन में भी क्या हो रही है, हमारे कभी कभी गलतियां हो रही हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को आप नज़रअंदाज मत करिए कि ये बहुत इजी है। अक्सर यही होता है कि हम इजी क्वेश्चन ही हड़बड़ी में गलत करके आते हैं। तो किसी को भी बोलते हैं ना, अपने जो दुश्मन है उसको कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो हमको क्या है, सब तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल स्ट्रांगली देखना चाहिए कि ये भी आएगा तो हमको आंसर करना है, और इजी भी आएगा तो भी, और किसी भी तरह का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है वो भी हमको करना है। तो हर तरह के क्वेश्चन को हमको लेकर के चलना है। आगे बढ़ते हैं। because of the various subject under environmental education we can say that, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, जटिल विषय है। इट्स सिलेबस इज वाइड, इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है। इट्स कोर्स इज अनसर्टेन, इसका पाठ्यक्रम अनिश्चित है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण शिक्षा में क्या है, इंटीग्रेटेड है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें। तो कैसा होगा इसका, आंसर तो आने शुरू हो गए हैं। वेरी गुड, आंसर ज़रूर करिए। देखिए, गलती हो या हमारा आंसर सही हो, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए, है ना। ये हमको नहीं देखना है कि भाई हमारा गलत हो रहा है आंसर, ये चीज़ को आप मत देखिए। तो इसमें कुछ लोगों के ए आंसर भी आ रहे हैं और कुछ लोगों के सी भी आ रहे हैं, बट बी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए, यह एक जटिल विषय है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। इट इज़ इट्स सिलेबस इज़ वाइड, इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है, और अनसर्टेन है मतलब अनिश्चित है, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं वाला तो होगा ही नहीं। तो बचते हैं ये तीन ऑप्शंस हमारे पास, है ना। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ रहा है, कुछ लोगों ने ए भी किया है और सी भी किया है, तो मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। देखिए, इसका पाठ्यक्रम अनिश्चित बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम पुस्तक में दिया ही हुआ रहता है, तो वो बिल्कुल निश्चित होता है कि आपका पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो अनिश्चितता वाली कोई बात नहीं है। बच्चों के कोर्स में बिल्कुल रहता है कि उनको किस क्लास में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सी नहीं होगा। बच गए आपके दो। यह एक जटिल विषय है और इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है। तो यह जटिल विषय है, ये मैं मानती हूँ। बच्चों के लिए तो जटिल विषय होगा क्योंकि बहुत सारे इसमें मिक्स हैं, लेकिन आंसर के नज़दीक कौन सा है, इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है। तो इसमें ज़्यादा जो है रिलेट कौन सा करेगा आंसर, कि इसका पाठ्यक्रम विस्तृत इसलिए है क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि सिर्फ इसमें सिर्फ साइंस को नहीं पढ़ा जा रहा है। ये क्या है, पर्यावरण अध्ययन है, सोशल स्टडीज़ है, ठीक है। इसमें वो कुछ सामान्य ज्ञान की चीज़ें भी पढ़ रहे हैं। वो साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स तीनों चीज़ों का मर्ज जो है वो रूप पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी तीनों का मर्ज रूप पढ़ रहे हैं। तो वो हर चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं, इसलिए इनका पाठ्यक्रम क्या है, काफ़ी विस्तृत है। थोड़ा जटिल तो होता है, बट इसका राइट आंसर के ज़्यादा नज़दीक आपका क्या हो रहा है कि पाठ्यक्रम ज़्यादा विस्तृत है। हाँ, अगर इसमें भी देखिए ट्विस्ट है। अगर इसमें आपका नीचे कई बार देखिएगा कि ए बी ऑप्शन सही है, बी सी दो ऑप्शन अगर चुनने का इजाज़त होता इसमें, तो आप चुन सकते थे कि हाँ ए और बी दोनों सही है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन होती है
कि आप इसमें से कोई दो ऑप्शन चुन सकते हैं, तो फिर ए भी सही है और बी भी। लेकिन अगर ऑल ओवर हम देखते हैं तो ए जो है वो सही होते हुए भी ज़्यादा नज़दीक इसमें आंसर के बी हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को? और एक लाइन आप सभी के लिए मैं कहूँगी, जो लोग आंसर करने से झिझक रहे हैं, मिस्टेक्स प्रूव दैट यू आर ट्राइंग। ये आपने ये लाइन सुनी होगी कई बार। ठीक है, मिस्टेक्स प्रूव दैट यू आर ट्राइंग, मतलब जो गलतियां हैं वो ये साबित कर देती हैं कि आपने कोशिश करी है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आपने काम सही किया है या गलत किया है? और गलत आप करेंगे तो उसको सही कब करेंगे? आप अगर सोचेंगे कि हम करते ही नहीं, छोड़ो, तो हमें सही गलत का ही पता नहीं चलेगा। तो अगर गलती हो रही है तो सुधारेंगे कब उसे? तो इसलिए ट्राई ज़रूर करना है। मैंने भी आप लोगों को हमेशा यही कहा है कि हमेशा मेरे भी हर आंसर सही नहीं होते हैं। मैं आप लोगों को जो एक्सप्लेन करती हूँ उसके लिए मैं खुद भी स्टडी करती हूँ। मैं देखती हूँ कि सचमुच ये आंसर क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका। तो एक पीपीटी जो हम तैयार करते हैं एक दिन 1 घंटे क्लास के लिए, उसके लिए मैं भी अपने जो पढ़ाई है वो इस तरह से करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ कोई चीज़। ऐसा नहीं होता है कि मैं भी सीधे आकर के बिल्कुल बैठ जाती हूँ और फराटे से आपको पढ़ाती हूँ। तो इस तरह से जब आप आगे टीचिंग का काम करेंगे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी भी कर रहे होंगे टीचिंग का काम, तो आप सभी जानते हैं कि हम जब क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए तो हम क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं और उसकी तैयारी करते हैं कि हाँ हमें किस तरह से इसको पढ़ाना है, बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, है कि नहीं? तो ये तैयारी आप हमेशा करके जाइए। और हमेशा मैं आपसे ये कहती हूँ कि कुछ अगर आपको दिक्कत है तो वो पूछिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन जो है बच्चे पूछते हैं जिसके बारे में हमें भी जानकारी नहीं होती है, और फिर हम उनको यही कह सकते हैं कि भाई हमें नहीं पता है, तो हम भी उस चीज़ को फिर खोजते हैं। कई चीज़ जो है बच्चे नई चीज़ें जानना चाहते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं है, तो बच्चों से भी हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे हैं तो कुछ नहीं जानते, बच्चे बहुत कुछ जानते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। खासकर प्राइमरी लेवल पे आप जब पढ़ाएंगे तो आपने देखा होगा जो पढ़ाते होंगे बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल दोज थिंग्स आर विच आर स्प्रेड अराउंड अस। ठीक है, अराउंड अस इन सम वे इज कॉल्ड एनवायरमेंटल। हु सेड दिस? वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ फैली हैं हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं, पर्यावरण कहलाती हैं। या किसने कहा? इस तरह के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मैंने ऐड किया है इसीलिए। वेरी गुड दीपक जी, बहुत अच्छी लाइन है। हौसला हो बुलंद तो मंजिल की क्या औकात है। बिल्कुल, तो सब हौसला बुलंद करके चलिए और अपने मंजिलों को आप पाएं, हमारी भी यही कोशिश है। और आंसर इज़ बी, जिमवर्ट ने कहा है, तो ये भी याद करके रखिए और लिख लीजिए। इस तरह से कुछ जो डेफिनेशंस कई लोगों ने दी हैं उनको भी थोड़ा सा आप लोग, सीडीपी की क्लास तो आप करते ही होंगे, तो उसमें मैडम बताती ही हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जिमवर्ट ने कहा है। आंसर गलत होता है उसको टेंशन मत लीजिए, उसको याद करने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ, और समय भी हमारा खत्म होने वाला है अब, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन क्लास 5th एनवायरमेंटल स्टडीज टेक्स्ट बुक वन लेसन, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड is a story written by Dr. Zakir Hussain. He has written many such stories for children. At the time of his death, he was the कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में ब्लो हॉट ब्लो डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखित कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, अपनी मृत्यु के समय वह क्या थे? जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय वो क्या थे? इंडिया के वो प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, चीफ जस्टिस थे सॉरी, और भारत के उपराष्ट्रपति थे और भारत के राष्ट्रपति थे।
मोस्ट ऑफ द आंसर जो हैं वो डी में आ रहे हैं। डी इज़ द राइट आंसर। वो भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये तो आपने सुना ही होगा, याद भी आपने किया ही होगा कि भारत के राष्ट्रपति थे वो। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मोस्टली सभी के आंसर सही आ रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक है। 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, और कल की क्लास जो है बिल्कुल मिस मत करिएगा। कल फिर कंटेंट पे हमारी क्लास होगी। ठीक है, बलराम जी आपने उल्टा लिखा है, 20/18 नहीं होगा, ये 18/20 होगा। ठीक है, जितने नंबर आपको मिले हैं वो पहले होंगे, और जो टोटल मार्क्स है वो बाद में होंगे। ठीक है, और आज हमारे 19 क्वेश्चन ही थे। एक क्वेश्चन जो है हमारा बाय मिस्टेक सीक्वेंस में गलत हो गया, गड़बड़ हो गया था, तो 19 के हिसाब से आप लोगों का जो एस्टिमेट होगा वो निकलेगा। ठीक है, तो इसको करेक्शन कर लीजिए। बलराम जी ने फिर गलत लिखा है, 18/20 लिखना है आपको। ठीक है, 18 पहले 20 बाद में। ओके, अच्छे नंबर आप लोगों के आज आए हैं। तो इसी तरह से जो रेगुलर हमारे स्टूडेंट्स हैं, हाँ जरीन जी ने भी टोटल किया है, क्योंकि उन्होंने 10 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें 8 मार्क्स हैं। नाइस नंबर, 80 मार्क्स, आपके 80% मार्क्स आ गए, तो अच्छा है। दीपक जी ने आज कुछ गलतियां की हैं, बहुत इजी में गलतियां की है दीपक जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। इतने लोग आते हैं, पर मैं देखती हूँ कि कुछ लोग बिना लाइक किए चले जाते हैं क्लास से, ये तो गलत बात है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो आपको लाइक थोड़ा सा तो करना चाहिए ना, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं मेरे लिए। तो आज बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा क्लास से। ओके, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सब्सक्राइब करेंगे आप फिलअप फॉर्म चैनल को, और वीडियोस में जाएंगे तो आपको सब सब्जेक्ट के वीडियोस दिखाई देंगे। और सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में हमारा सब्जेक्ट वाइज जो है वो मिल जाएगा, जो हमारी वीडियोस है वो अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लासेस अटेंड करिए। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कह रही हूँ, और आज की क्लास भी हमारी बहुत अच्छी रही, और इसी तरह से आशा करती हूँ कि कल की क्लास भी हमारी बहुत अच्छी होगी। सबको जवाब देना है, भले आंसर आपका गलत हो या सही, पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ओके, गुड बाय ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग इतना अच्छा क्लास का एम्बियंस बना के रखते हैं, इतना अच्छा माहौल आप क्रिएट करते हैं क्लास में, और बहुत अच्छा लगता है। एक फैमिली हमारी बहुत अच्छी बन गई है। ये सब आप लोगों के कारण ही होता है कि आप लोग क्लास में काफ़ी डिसिप्लिन रहते हैं। ठीक है ना, वेरी गुड। तो कल मिलते हैं, सबको क्लास अटेंड ज़रूर करनी है कल। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर। और अपनी तैयारी जो है उसको और भी ज़्यादा तगड़ी रखिए, ताकि आगे चल के